नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना हरियाणा और सुबह सवेरे की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। हरियाणा के नए डीजीपी की खबर पर आखिर मुहर लग गई है। आईपीएस मनोज यादव हरियाणा के नए डीजीपी बन गए हैं। सरकार ने मनोज यादव के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है। मनोज यादव 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। फिलहाल वो आईबी में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि सेल्वराज के सिंधु और मनोज यादव इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन सरकार ने मनोज यादव के नाम पर फाइनल मुहर लगाई। तो हरियाणा को उसका नया कप्तान मिल गया है। आईपीएस मनोज यादव हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं। सरकार ने मनोज यादव के नाम पर ही फाइनल मुहर लगाई है। मनोज यादव 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। फिलहाल वो आईबी में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। आपको बता दें कि सेल्वराज के सिंधु और मनोज यादव इस दौड़ में शामिल थे, लेकिन सरकार ने फाइनल मुहर जो है वो मनोज यादव के नाम पर लगाई है। और पंजाब की कैप्टन सरकार ने सोमवार को अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने लगभग 1,58,000 करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट में क्या कुछ रहा खास, आइए देखते हैं। सोमवार को पंजाब की कैप्टन सरकार ने साल 2019-20 के लिए बजट पेश किया। इस बार के बजट में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है। इसके अलावा मनप्रीत बादल ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी करके पंजाब की जनता को राहत दी। वित्त मंत्री ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए और डीजल की कीमतों में 1 रुपए की कमी का ऐलान किया। पेट्रोल डीजल की ये नई दरें बीती रात 12 बजे से ही लागू हो चुकी हैं। और स्पीकर साहब, मेरे लिए बड़ा खुशनुमा फर्ज है कि मैं हाउस के फ्लोर च आज अनाउंस करा कि पंजाब दे विच पेट्रोल का रेट 5 रुपए घट जाएगा और ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 1 ਰੁਪਏ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੂਗੀ। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने 1,58,493 करोड़ का बजट पेश किया। साल 2018-19 में प्रदेश पर 2,12,276 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो आगामी साल में 2,29,612 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। बढ़ते कर्ज के लिए वित्त मंत्री ने पिछली सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण और शहरी ढांचागत सुविधाओं के लिए बजट में बढ़ोतरी की गई है। इन क्षेत्रों में 9 से 36% तक बजट बढ़ाया गया है। बजट में किसानों के 3,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी का भी प्रस्ताव रखा गया। मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन पंजाब का मसौदा भी तैयार किया गया। इसके अलावा पंजाब की पहली ओपन यूनिवर्सिटी खोलने का भी ऐलान हुआ। ये यूनिवर्सिटी पटियाला में होगी। वित्त मंत्री के मुताबिक इस बजट में पंजाब के हर तबके का ध्यान रखा गया और इस बजट के सहारे पंजाब विकास के पथ पर अग्रसर होगा। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। दैट वाज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस बिकॉज पहली बार होया कि पंजाब जिहड़ा है वो प्राइमरी सरप्लस चला गया। हालांकि विरोधियों को कैप्टन सरकार का बजट रास नहीं आया और सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। चंडीगढ़ से यादवेंद्र के साथ नपिंदर ब्राड़, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सोमवार को पंजाब विधानसभा में जब बजट पेश हो रहा था, उस दौरान नवजोत सिद्धू और विक्रमजीत सिंह मजीठिया के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई कि बजट भाषण तक रोकना पड़ा। अब इस हो हंगामे की वजह क्या थी, आइए देखते हैं। पंजाब विधानसभा में सोमवार को बजट पेश किया गया, लेकिन बजट से ज्यादा सुर्खियां इन तस्वीरों ने बटोरी। दरअसल बजट भाषण के दौरान अकाली दल ने पुलवामा हमले के बाद सिद्धू के दिए बयान पर हंगामा शुरू किया और सिद्धू पर जुबानी हमला बोला। अकाली नेता पाक आर्मी चीफ और सिद्धू के गले मिलने की तस्वीरें
सदन में लहराने लगी और विक्रमजीत सिंह मजीठिया आमने सामने आ गए। देखते ही देखते जुबानी जंग तीखी नोक-झोंक में तब्दील हुई। इस दौरान कई बार दोनों ने शब्दों की मर्यादा भी पार की और सदन की भी। हंगामा इतना बरपा कि बजट भाषण तक रोकना पड़ा। इस दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी का दौर भी जारी रहा। मैंने अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है, अफसोस है भैया, रेजोल्यूशन ले आया, रेजोल्यूशन तुसी रेजोल्यूशन नहीं ले आए, ये ना करो। इस बीच हंगामा बढ़ता देख स्पीकर को दखल देना पड़ा और अकाली नेताओं को एक दिन की कार्रवाई से बाहर कर दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू क्लीन चिट दे रहे हैं पाकिस्तान ਨੂੰ कह रहे जी पाकिस्तान कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हिंदुस्तान कह रहा है, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते पुट्ठा टंग देंगे, जनरल बाजवे ਨੂੰ जफिया पा रहे नाल बैठे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ मजाक बनाया, सानू क्लैरिटी दियो, साडे एमएलए का हक है गल पुछण दा। उधर नवजोत सिंह सिद्धू के मुताबिक उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की और वो अपने बयान पर अब भी कायम है। कुछ फोटोएं दिखाई, वो फोटो में इसकी बहन के साथ भी हैं, लंगोवाल साहब के साथ भी हैं। क्या उनको ब्लेम किया जा सकता है? मेरे साथ 7000 फोटोएं खिंचाते हैं लोग, हर रोज कोई ना कोई आता है। मुद्दा ये नहीं है जो मैं कह रहा हूं, मुद्दा वो है और इस मुद्दे पे नवजोत सिंह सिद्धू अडिग खड़ा रहेगा और मेरा सर्वस्व भी अगर जाता है तो न्यौछावर है उन शहीदों के। दरअसल पुलवामा हमले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बयान दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म और देश नहीं होता, जिसके बाद उन पर पाकिस्तान से हमदर्दी का आरोप लगा। अकाली दल ने सिद्धू के खिलाफ सोमवार सुबह से ही मोर्चा खोल दिया। अकाली नेता काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे और विधानसभा परिसर में सिद्धू और बाजवा के गले मिलने वाली तस्वीरें जलाकर सिद्धू और पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोला। और बजट भाषण के दौरान जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। बहरहाल जवानों की चिता पर ये सियासतदानों की चिंता है या फिर कोरी राजनीति, आप इन तस्वीरों को देखकर खुद ही अंदाजा लगाइए। चंडीगढ़ से यादविंदर और नपिंदर बराड़, न्यूज 18 हरियाणा। दरअसल पुलवामा हमले के बाद दिए गए बयान को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू अपने सियासी विरोधियों के निशाने पर आ गए। हरियाणा के बीजेपी नेता भी सिद्धू पर हमलावर हो गए हैं। विधायक असीम गोयल ने सिद्धू पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान से हमदर्दी रखने वाले नवजोत सिंह सिद्धू को इस देश में रहने का कोई हक नहीं। असीम गोयल ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी से भी यह मांग की है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को न सिर्फ कैबिनेट से हटाए बल्कि पार्टी की सदस्यता से भी बर्खास्त कर दे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी उन्होंने ऐसी मांग की है। देखिए, जो भी देशभक्त होगा, जिसके मन में भी हल्का सा देश के लिए प्यार होगा, वो सिद्धू साहब की इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकता। वो बिल्कुल, चाहे वो कांग्रेसी है, वो भारतीय जनता पार्टी का आम इंसान है, इंडियन, कोई भी इंडियन है, कोई भारतीय है, वो मुझे नहीं लगता कि सिद्धू के इस बयान से बिल्कुल भी अपनी राय को मिलाएगा। और अगर कांग्रेस के लोग पंजाब के कहते हैं कि वो किनारा कर रहे हैं बयान से, उनको जाके तुरंत कैप्टन साहब को अपनी, कहते हैं ना कि कैप्टन साहब कहते थे कि मैं डरता नहीं किसी से, मैं गुरु का बंदा हूं। और अगर कैप्टन साहब के अंदर थोड़ी सी भी हमक बची हुई है मुख्यमंत्री वाली, सबसे पहले इसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें और राहुल गांधी जी के पर दबाव डालें कि इसकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द करें। इसको कांग्रेस से भी बाहर निकालना चाहिए, भारत से भी बाहर निकालना चाहिए। ये हत्यारा है। अमृतसर के अंदर इतना बड़ा भीषण कांड हुआ, लेकिन उसको दबा दिया गया। उसका जिम्मेवार कौन था? और इसकी आप हिस्ट्री देखो, 15, 20, 25 साल पहले पटियाला के अंदर भी इनके ऊपर एक हत्या का मुकदमा चला। ठीक है, सबूत इधर उधर हो जाते हैं, इनको कोई उसके ऊपर वो नहीं हुई, सजा नहीं हुई या क्या रहा, लेकिन इनकी मेंटेलिटी है, ये इंसान को इंसान नहीं समझता है। ये व्यक्ति
केवल अपना उल्लू सीधा करना जानता है। इसके बयान केवल अपने तक सीमित होते हैं। देश का फायदा, देश का कुछ, इसको कोई लेना देना। जींद उपचुनाव के बाद हरियाणा के सियासी गलियारों में मिशन 2019 की तैयारियां चल रही है, लेकिन इनेलो को जींद में मिली करारी हार की टीस लगातार दर्द दे रही है। जींद उपचुनाव में मिली करारी हार के लिए अभय चौटाला ने विरोधियों के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस, बीजेपी और जेजेपी पर जींद उपचुनाव में पैसे लेकर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। जींद उपचुनाव के बाद हर कोई लोकसभा के रण की तैयारी में जुटा है, लेकिन इनेलो को जींद में मिली करारी हार पच नहीं रही। पार्टी ने जींद उपचुनाव की हार का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद इनेलो को हार की वजह पता चल पाई है। अभय चौटाला की माने तो जींद उपचुनाव में जमकर पैसे का इस्तेमाल हुआ और उन्हें छोड़कर सभी दलों ने पैसे से वोट खरीदे। जींद के उपचुनाव के अंदर चाहे कांग्रेस के लोग थे, चाहे सरकार वाले थे, चाहे ये नई एक पार्टी जो जेजेपी बनी है इनके लोग थे, सब के सब लोग जो है केवल और केवल पैसे के बलबूते पे चुनाव जीतने के लिए अग्रसर थे। भारतीय जनता पार्टी ने तो 8-8 हजार, 9-9 हजार, 10-10 हजार रुपए में भी एक वोट खरीदा। कांग्रेस ने भी खुले पैसे मांगने का काम किया। अभय के मुताबिक जींद उपचुनाव में जमकर पैसे का खेल हुआ और सबसे नई नवेली पार्टी जेजेपी ने सबसे ज्यादा पानी की तरह पैसा बहाया। इसके लिए अभय चौटाला अपने भाई अजय चौटाला पर चुटकी के अंदाज में वार करते दिखते हैं। बड़ी हैरानी की बात है, हमारे अजय सिंह तो कभी पंजी नहीं फोड़ा करता। अब की बात तो उन्होंने भी मेरे ख्याल 20 करोड़ करीब रुपए खर्च किए, 14,000 वोट खरीदे, 7 करोड़ रुपए लगा। बड़ी हैरानी की बात थी, जो लोग दूसरे की जेब में से पैसे निकाल लेते थे वो खर्च कर लेते थे। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उनको कहीं ना कहीं से फंडिंग हो रही है, कोई ना कोई उनको पैसा दे रहा है। अभय चौटाला की माने तो इनेलो का खेल बिगाड़ने के लिए जेजेपी को फंडिंग हो रही और करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है। अजय चौटाला और ओपी चौटाला फिलहाल जेबीटी भर्ती मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला की माने तो ओपी चौटाला अजय चौटाला के कारण सलाखों के पीछे गए और लोगों को नौकरी ओपी चौटाला ने दी, अजय चौटाला ने नहीं। वजह से कट रही है, अजय सिंह की वजह से कट रही है, कट रही है नहीं कट रही है, उनका तो कोई दोष नहीं। अजय सिंह ने लिस्ट दे दी, वो लिस्ट लगी। आज जो लोगों को नौकरी मिली, रोजगार मिली, कहीं ना कहीं वो ये सोच करके चलते हैं हमें अजय सिंह ने दे दी, अजय सिंह तो लगाओ तो बेग लगा के दिखा दी। नौकरी तो मिली थी किसी को, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री था इसके। कुल मिलाकर इनेलो के रडार पर बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा जेजेपी है। अभय चौटाला ने जेजेपी पर जींद उपचुनाव में वोट खरीदने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत को आने वाले दिनों में चुनाव आयोग से भी करेंगे। हालांकि अभय चौटाला का यह आरोप आने वाले दिनों में हरियाणा के सियासी गलियारों में छाया रहेगा। भिवानी से जगबीर खंडगस के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल पर है, जिसकी वजह से लोगों को खासा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके ना ही सरकार और ना ही एनएचएम कर्मचारी पीछे हटने को तैयार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम कर्मचारी लगातार 2 हफ्तों से हड़ताल पर है। कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें नियमित किया जाए, समान वेतन दिया जाए और आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए। इस बाबत जब सीएम से सवाल हुआ तो सीएम साहब ने कुछ इस अंदाज में आश्वासन का लिबास डाला। देखिए, उनकी मांगों के ऊपर हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट वो सब विचार कर रहा है, क्योंकि ये एनएचएम के जितने कर्मचारी हैं इनका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक ज्वाइंट ये प्रोजेक्ट होता है, तो उनसे बातचीत करके उनकी समस्याओं का जल्दी हल निकालें। सीएम साहब ने तो स्वास्थ्य विभाग का हवाला दिया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री सूबे के मुखिया की इन बातों से जरा भी इत्तेफाक नहीं रखते। नहीं, उनकी नाजायज मांग है तो वो कभी पूरी नहीं हो सकती। क्या कार्रवाई की जाएगी? वो कार्रवाई उनके खिलाफ उनको निकाल रहे हैं जो काम नहीं करना चाहते। जो उनकी ऑथराइज यूनियन है वो हड़ताल पर नहीं है, वो सब काम कर रहे हैं और हमारा धन्यवाद कर रहे हैं। हमने एनएचएम की सारी मांगों को माना है। ये उनका कोई स्प्लिंटर ग्रुप है और ये जानबूझकर इस प्रकार की मांगे रख के ये कई बार हड़ताल कर चुका है।
मंत्री जी साफ कर चुके हैं कि ये मांगे कतई नहीं मानी जाएंगी और जो लोग हड़ताल पर हैं, उनकी जगह नई भर्तियां होने पर विचार किया जा रहा है। हमारे उच्चाधिकारी हैं उनमें और सरकार में कम्युनिकेशन गैप है। शायद जो है उच्चाधिकारी हैं वो सरकार को समझा नहीं पा रहे कि भाई हमारी जो लड़ाई है वो व्यवस्था के खिलाफ है, सरकार या मतलब किसी पर्टिकुलर किसी पर्सन के खिलाफ नहीं है। हम जो बैठे हुए हैं, हम अपने अधिकारों के लिए बैठे हुए हैं। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं तो स्वास्थ्य मंत्री भी कुछ ऐसे ही अंदाज में कर्मचारियों पर हमला बोल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कर्मचारी मंत्री जी के इस बयान के बाद क्या कदम उठाते हैं। अंबाला से कृष्णबाल और गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18 हरियाणा। तो वहीं गुरुग्राम के गांव उल्लावास में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के सिर पर पत्थरों से कई बार वार कर उसे मौत के घाट उतारा गया। अब किसने यह हत्या की और क्या थी इसकी वजह, आइए देखते हैं। खून से सना शव और मौके पर सबूत जुटाती पुलिस। तस्वीरें साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव उल्लावास की, जहां 30 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक को पत्थरों से वार कर मौत के घाट उतार दिया गया। ये सुबह एक कोई यहाँ पे किराएदार रहते हैं गांव में, तो वो आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। तो उन्होंने देखा है, उन्होंने हमको पंचायत को इन्फॉर्मेशन किया, हमने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया। यहाँ पे आके देखा तो इसका पूरा तो मुंह ब्लड में सना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसका मर्डर किया हुआ है। अभी बाकी पता लगेगा जब जांच हो जाएगी। मृतक की पहचान बिहार के गोपालगंज निवासी बिंदेश्वर के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम की निजी कंपनी में काम करता था। मौके पर पुलिस को शराब की बोतल और गिलास भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर मृतक किन लोगों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और इतनी बेरहमी से उसकी हत्या करने के पीछे वजह क्या थी। गुरुग्राम से नीरज अम्बावदा, न्यूज़ 18 हरियाणा। खबर हिमाचल से, जहां नाहन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जिन्हें देखकर आपका भी दिल एक पल के लिए दहल जाएगा। खतरनाक सफर की ये तस्वीरें शासन प्रशासन के निकम्मेपन को दिखा रही हैं। जरा सी चूक और जान जाना तय है। कैसी है ये तस्वीरें, आइए देखते हैं। रस्सियों के सहारे स्कूल की राह, दुनिया का सबसे खतरनाक सफर। हर कदम पर मौत, फिर भी जाते हैं स्कूल। शिक्षा के लिए जान हथेली पर लेकर चलते हैं बच्चे। आंखें मूंद कर बैठा है शासन प्रशासन। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यकीन मानिए उन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे बच्चे जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं और शासन प्रशासन यहाँ आंखें मूंदे बैठा है। दिल दहला देने वाले रास्ते से मासूम नौनिहाल स्कूल जाने को मजबूर है। ये है रेणुका क्षेत्र के सियू गांव में गिरी नदी, जहां स्कूली बच्चे जान खतरे में डालकर रस्सियों के सहारे नदी पार कर रहे हैं। ऊपर तारों पर कदम रख आगे बढ़ते बच्चे और नीचे उफनती हुई नदी। जरा सी चूक जानलेवा साबित हो सकती है। और अधिक वर्षा के कारण हम जब स्कूल आते समय हमें पार जाने से बहुत दिक्कत होती है और इसमें गरारियाँ और रस्सियाँ भी नहीं है और मुझे स्कूल के लिए बहुत कठिनाई होती है, जिसके कारण जब बारिश होती है तो मैं स्कूल पर नहीं जा सकता और झूले में गरारियाँ नहीं है, जिसके कारण झूले में रस्सी का प्रबंध होना चाहिए। स्कूली बच्चों के लिए बरसात आफत बनकर आती है। जरा सी बारिश हुई तो गिरी नदी का बहाव बढ़ जाता है और नदी पार करने का सिर्फ यही एक विकल्प रह जाता है।
बच्चों और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार वो इस समस्या को पंचायत और स्थानीय प्रशासन तक उठा चुके हैं, मगर समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इनका कहना है कि जिस झूले पर बच्चे सफर कर रहे हैं वो भी खस्ता हाल है। आधे दिन तो बच्चे डर के साए में स्कूल ही नहीं जाते। दरअसल प्रशासन अक्सर दलील ये देता है कि यहाँ रेणुका डैम बनना प्रस्तावित है, यहाँ निर्माण नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है या फिर प्रशासन यहाँ किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। रस्सियों के सहारे स्कूल की राह पर जाते ये बच्चे यही सवाल पूछ रहे हैं। नाहन से सतीश शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।